हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 14th चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने कई बार सुना होगा कि आपके जो एल्डर्स हैं, आपसे जो बड़े हैं, वो आपको बोलते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथ से टच मत करो। क्यों मत टच करो? क्योंकि आपको शॉक लग सकता है, आप इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हो। कहने का मतलब हार्म भी पहुंच सकता है, कोई इंसान इलेक्ट्रिक झटका लगने की वजह से मर भी सकता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। मेटल्स होते हैं ज्यादातर और उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्लास 6 के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा टेस्टर नहीं बनाया था जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही होती है जब सारा का सारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने ये देखा था कि जो मेटल की वायर्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, पास करती हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कुछ ऐसा सामान है जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो हमने जब एक टेस्टर बनाया था तो हमने चेक किया था कि कौन सी सॉलिड चीजें हैं जो अलाउ करती हैं करंट को पास होना और कौन सी नहीं अलाउ करती। क्या ऐसा केस लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर भी होता है? क्या ऐसा है कि जो लिक्विड्स हैं उनको भी टेस्ट किया जा सकता है कि कौन से लिक्विड्स अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं पास करना, कौन सी गैसेस हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देती हैं, कौन सी नहीं है। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करते हैं लिक्विड्स जैसे टैप वाटर, लेमन जूस करता है, एसिड्स करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक आपने क्या लेना है, सैंपल टेस्टर ले लो, जैसे आपने यहाँ पर लिया हुआ है, पिछली क्लासेस में हमने लिया था। उसमें ना सेल की जगह बैटरी यूज कर सकते हो। अब हम लोग इस केस में ये देखते हैं कि अगर आपका जो टेस्टर है, अगर सर्किट पूरा है फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? एक कारण तो ये हो सकता है कि जो कनेक्शन है वो लूज है। दूसरा ये कि जो बल्ब है वो फ्यूज्ड है, या जो आपने सेल यूज किए हैं वो यूज्ड अप है, उनकी जो बैटरी है वो खत्म हो गई है। तो अब आप एक बार फाइनली टेस्टर को चेक कर लीजिए कि उसके अंदर बल्ब चल रहा है, सेल्स ठीक है, वायरिंग ठीक है। क्योंकि अब हम चेक करने जा रहे हैं अलग अलग लिक्विड्स को कि क्या वो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं या नहीं होने देते। तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा प्लास्टिक का या रबड़ का कैप ले लेना है किसी टूटी हुई बोतल का, और उसके अंदर लेमन जूस डाल दो या सिरका डाल दो कैप के अंदर। और जो टेस्टर की दो वायर्स हैं उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रख के 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उससे ज्यादा नहीं, उसके अंदर डाल दो। अब जब आपका सर्किट पूरा हो जाता है, चेक ये करना है कि क्या आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है। जी हाँ, लेमन सिरके के केस में जो लिक्विड है वो करंट को पास होने देता है, मतलब वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम ये कहेंगे कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है। इस केस में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर लिक्विड करंट को नहीं पास होने देते, या आप ये देखते होगे कि सर्किट पूरा है, बल्ब नहीं ग्लो कर रहा। वो बल्ब इसलिए नहीं ग्लो करता क्योंकि जो करंट है वो सफिशिएंट नहीं है फिलामेंट को ग्लो करने के लिए, हीट पहुंचाने के लिए, ताकि जो बल्ब है वो ग्लो कर सके। बल्ब तभी ग्लो करता है क्योंकि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर वो ग्लो करता है। तो अब समझ में आ गया, कई बार करंट सफिशिएंट नहीं होता उस सर्किट के अंदर कि वो ग्लो कर पाए, कि वो हीट कर पाए, इतना टेम्परेचर दे पाए कि जो फिलामेंट है वो ग्लो करना शुरू हो जाए। तो राइट अमाउंट ऑफ करंट होना भी बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो बल्ब है अगर वो ग्लो भी कर जाते हैं तो बहुत लाइट सा, हल्का सा ग्लो होता है उनके अंदर। वैसे ही हम एक और टेस्टर बना सकते हैं टू डिटेक्ट वीक करंट। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एलईडी। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे हम लोग एलईडी यूज करेंगे टेस्टर के अंदर। एलईडी ग्लो कर जाती है जब थोड़ा वीक करंट उसमें से पास करता है, मतलब ज्यादा नहीं ग्लो करती, उनको वीक करंट चलता है। तो एलईडी की आप देख सकते हैं 2 वायर्स होती हैं
और वो जो दो वायर्स होते हैं उन्हें हम लीड्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं एलईडी की दो वायर्स हैं, एक वायर थोड़ी सी लंबी होती है। याद ये रखना कि जो लंबी वायर होती है उसको आपने कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और जो छोटी वाली वायर होती है उसे कनेक्ट करना होता है नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के। तो आप देखेंगे कि इस सर्किट के अंदर थोड़ा करंट भी अगर पास करेगा तो जो एलईडीज हैं वो ग्लो करेंगी। क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आपने कंपास नीडल को पास में रख के देखा होगा कि वो डिफ्लेक्ट कर रही होती है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये चीज हम एक टेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। एक और चीज करते हैं, माचिस की जो अंदर वाली डब्बी होती है ना, आप उसको ले लीजिए और उसके अंदर एक कंपास रख दीजिए जो डिफ्लेक्ट करे, पता लगे कि हाँ इसके अंदर से करंट पास हो रहा है वायर के अंदर से। और उसके आसपास आप क्या करिए, वायर को ऐसे रैप कर दीजिए, बैटरी के साथ आपने उसे कनेक्ट कर देना है। एक एंड वायर का जो है वो फ्री छोड़ देना है, दूसरे एंड को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बैटरी की साइड से दूसरी साइड से जो वायर है उसको निकाल के उसका एंड फ्री रख देना है। अब आपका जो टेस्टर है वो तैयार हो गया है। अब आपको अगर कंपास नीडल हिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि करंट जो है वो पास हो रहा है। अब इस केस में आप पहले टेस्टर को डिप कीजिए लेमन जूस के अंदर और फिर उसको पानी के अंदर डिप करके देखिए, फिर ड्राई कीजिए, फिर अलग अलग चीजों में जब हम उसे डिप करते हैं तो देखिए रिकॉर्ड क्या आता है। तो लिक्विड के अंदर जब हम टेस्टर को डालते हैं तो करंट पास होता है कि नहीं होता, नीडल डिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती। मैग्नेटिक इफेक्ट तभी बनेगा ना जब करंट पास होगा। तो लेमन जूस के केस में पास होता है करंट, विनेगर के केस में भी पास होता है, टैप वाटर में सॉल्ट होते हैं पास होता है, वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता, मिल्क के केस में होता है, हनी के केस में नहीं होता, केरोसिन के केस में नहीं होता, सोडा के केस में होता है, कर्ड वाटर के केस में होता है, और डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते। तो वो करंट पास नहीं होने देता, इसलिए उसको पुअर कंडक्टर बोला जाता है। तो जो फ्री एंड है टेस्टर के, जब एक दूसरे को टच नहीं करते, बीच में एयर गैप होता है उनके बीच में, तो पहेली ये जानना चाहती है कि अगर उनको हवा में रख दिया जाए तो क्या उनके बीच में से करंट पास होता है, क्योंकि उसने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था। अब वो ये जानना चाहती है कि ऐसे रख दिया जाए तो करंट पास होगा या नहीं पास होगा। वो हम स्टडी करेंगे कि एयर क्या पास करने देती है अपने अंदर से करंट को या नहीं पास करने देती। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्टेन कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर काफी सारा जो मटेरियल है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। लेकिन उन्हीं कंडीशंस के अंदर कुछ सामान इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर। मतलब हम गुड या पुअर कंडक्टर बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कंडक्टर या इंसुलेटर बोल। अब आपने ये जो एक्टिविटी की है इससे आपको ये पता चल गया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टैप वाटर से पास होती है, और इसीलिए बोला जाता है गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल चीजों को मत छुओ। लेकिन मान लीजिए आप लोग डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, आप टीचर से पूछ के ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, नर्स से पूछ के ले सकते हैं, उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, एसिडिक कंटेंट नहीं होता। तो जब आप उसके अंदर टेस्ट करेंगे तो जो करंट है वो पास नहीं होगा। लेकिन उसी पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, अगर आप सॉल्ट ऐड कर दोगे तो वो गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहने का मतलब ये, नमक डाल दिया तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे पास पानी आता है टैप से, हैंड पंप से, वेल से, पॉन्ड से, वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर अलग अलग तरीके के सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। जो छोटी अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स हैं वो जनरली प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, और पानी एक अच्छा कंडक्टर बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन दी अदर हैंड जो डिस्टिल्ड वाटर है वो फ्री होता है सॉल्ट से, इसीलिए उसको बोला जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो थोड़े अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स पानी के अंदर नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब चीजें सेंस बना रही होंगी आपके लिए। अब एक और एक्टिविटी स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपने 3 प्लास्टिक कैप ली हैं और उसके अंदर, तीनों के अंदर आपने 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया है।
डिस्टिल्ड वाटर जो पहली कैप में है उसमें आपने थोड़ा सा लेमन जूस या डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। दूसरा कैप जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर बेस डाल दो, कॉस्टिक सोडा डाल दो, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो। तीसरा जो कैप है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोग चीनी डाल दीजिए और उसको डिसॉल्व कर दीजिए। अब इन तीनों सोल्यूशन से ट्राई करो देखना कि बिजली पास होती है या नहीं होती। तो हम यही कंक्लूड करते हैं जो लिक्विड है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब वो एसिडिक फॉर्म में होता है, बेस होता है या सॉल्ट्स होती हैं उसके अंदर। अब क्या हम ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन है जो लिक्विड है इसका और किसी काम में भी यूज कर सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो केमिकल इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। अब ये क्या है, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। मान लो आपने 2 कार्बन की रॉड ले ली, जो खराब सेल थे उसकी बाहर वाली रॉड आपने ले ली, क्लीन कर लो, उसका जो ऊपर वाला मेटल कैप होता है अच्छे से साफ कर लो सैंड पेपर के साथ और वहां पे रैप कर दो कॉपर की वायर, क्योंकि कॉपर की वायर दोनों साइड पे दोनों सेल के मेटलिक कैप पे ज्वाइन करके आपने एक पूरा सर्किट तैयार करना है। जब आप ये कार्बन रॉड्स को ज्वाइन कर दोगे कॉपर की रॉड के साथ एक बैटरी के साथ, तो हमारे पास ये जो 2 रॉड्स हैं हम इनको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, कार्बन रॉड्स नहीं बोलेंगे। 6 सेंटीमीटर की ले लेना, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब जिसमें इसको आपने रखना है मतलब कंटेनर के अंदर, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दो और थोड़ा सा नमक डाल दो। नमक डालना है नमक डाल दो, लेमन जूस डालना है लेमन जूस डाल दो, ताकि वो कंडक्ट करे बिजली को, ताकि वो कंडक्ट करे मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करे। अब ये जो कार्बन रॉड है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पानी के नीचे कंप्लीटली नहीं होने चाहिए। जो मेटल कैप है वो इनका पानी से बाहर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब आपने क्या किया, सोल्यूशन में से थोड़ा सा करंट पास होने दिया, 3 से 4 मिनट वेट करना और उसके बाद आप इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से देखना, कार्बन रॉड को। आपको बीच में ये भी दिखाई देगा कि गैस के ना बबल्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रोड के पास में से। तो क्या सोल्यूशन के अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स, वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस बबल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे इलेक्ट्रोड के पास। क्या ये जो चेंज हो रहा है सोल्यूशन के अंदर, इसे हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। 1800 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने ये प्रूव किया, ये शो किया कि जब इलेक्ट्रोड्स को आप पानी के अंदर डाल देते हो, इमर्स कर देते हो और उसके अंदर से करंट पास करते हो, तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो आपको उस इलेक्ट्रोड पे दिखाई देंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और हाइड्रोजन के बबल्स वहां पे दिखाई देंगे जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड। अब ये जो करंट पास हो रहा था इस कंडक्टिंग सोल्यूशन से, इसने ये तो साबित कर दिया कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन होता है, बबल्स पास होते हैं। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स थे ना मेटल के, वो भी आप इलेक्ट्रोड पे देख सकते हैं, कुछ मेटल डिपॉजिट हो रहा है। जो सोल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है सोल्यूशन टू सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड, कलर चेंज होता है। लेकिन ये कुछ इफेक्ट्स हैं, केमिकल इफेक्ट्स हैं एक इलेक्ट्रिक करंट के। सेम ऐसी चीज एक बच्चे ने की, उसने पोटैटो लिया, आलू का आधा हिस्सा लिया और उसके अंदर वो टेस्टर डाल दिया, उसकी वायर्स डाल दी और उस टेस्टर के अंदर बैटरी थी और माचिस की डब्बी जिसके अंदर हमने रखा था कंपास को, और उसके आसपास वायर थी। अब जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सब कुछ कनेक्टेड था, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया। अब 1-2 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उस बच्चे ने ये देखा कि वो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली वायर थी ना, जो कनेक्टेड थी पोटैटो के साथ, वहां पे सिर्फ उसी साइड पे एक ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट बन गया था। तो वो सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसने कोई ना कोई काम किया होगा, तभी सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, नेगेटिव के अंदर हमें ऐसा कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा। अब जैसे इस बच्चे ने ये खोज की थी, साइंटिस्ट ने भी अचानक से कुछ खोजें की थी और कुछ टाइम लगा था उनको काफी चीजें डिस्कवर करने में। एक और कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे जो नेकलेस होता है उसके ऊपर गोल्ड सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है,
या आप जो साइकिल के हैंडल देखते हैं, व्हील के रिम देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए ना तो वो जो शाइनी कोटिंग है वो हट जाती है और जो खुरदुरा सा सरफेस है, रफ सा, वो दिखाई देने लग जाता है। विमेन जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, पानी में अगर लग जाए तो आपको बड़ा डल सा कलर दिखाई देता है। इवन जो कार्स हैं, अंदर से वो मेटल की बनी होती है लेकिन उसके ऊपर एक और कोटिंग होती है मेटल की। क्या आपने सोचा ये दूसरी मेटल की लेयर इसके ऊपर कैसे आ जाती है? हम एक टेस्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट चाहिए, 2 कॉपर की प्लेट्स चाहिए जिनका साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर हो। 250 ml पानी ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लेना और उसके अंदर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट जो है वो घोल दो। इसके बाद वो जो कॉपर की प्लेट्स हैं उसे साफ करके बिल्कुल इलेक्ट्रोड्स के तरीके से बना के एक टेस्टर तैयार कर दो। अब जब आप उसके अंदर से करंट पास करोगे, 15 मिनट के लिए करंट अलाउ कर देना कि उसके अंदर से पास हो। अब यहाँ पर आप देखोगे एक नया साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिस्कवरी में हमने ये नोट किया कि एक जो इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया कॉपर, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब ये सारा प्रोसेस हुआ क्या? जब इलेक्ट्रिक करंट जो है जब वो पास कर रहा था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर से, तो जो कॉपर सल्फेट है वो टूट गया कॉपर के अंदर और सल्फेट के अंदर, और वो जो फ्री कॉपर हुआ था वो एक इलेक्ट्रोड की तरफ को खींचा चला गया। कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ को? जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था बैटरी के, और उसने अपने आप को उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया। लेकिन सोल्यूशन के अंदर तो सही अमाउंट ऑफ कॉपर फिर भी मिला। तो ये कैसे हुआ कि सारा का सारा काफी हद तक चिपक गया था एक इलेक्ट्रोड पे, पर फिर भी सोल्यूशन के अंदर कैसे कॉपर आया? अरे वो जो दूसरा इलेक्ट्रोड था ना, जो कॉपर की प्लेट थी, उसने इक्वल अमाउंट में कॉपर जो है वो डिसॉल्व कर दिया सोल्यूशन के अंदर, और जो लॉस हुआ था कॉपर का वो रिस्टोर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहा और इस तरीके से जो कॉपर है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ को क्या होने लग गई? ट्रांसफर हो गई। तो ये जो प्रोसेस है डिपॉजिट करना एक लेयर ऑफ कोई भी डिजायर्ड मेटल एक और मटेरियल के ऊपर बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना। ये एक सबसे कॉमन एप्लीकेशन है इस केमिकल इफेक्ट की जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, और ये एक ना बड़ा अच्छा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजों को कोट करने के लिए, मेटल की जो चीजें होती है उसके ऊपर कोट करने के लिए। जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। जैसे जो क्रोमियम है वो यूज किया जाता है कार्स के ऊपर, या आप कह सकते हो टूटियों के ऊपर यूज किया जाता है। किचन गैस जो होती है या बर्नर होता है उसके ऊपर क्रोमियम यूज किया जाता है। बाइसिकल के हैंडल्स, व्हील, रिम, सबके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर डिपॉजिट की जाती है। शाइनी होती है ना क्रोमियम की लेयर, और कोरोड भी नहीं होती, मतलब पानी या हवा के कांटेक्ट में आने से अपना जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो लूज नहीं करती। लेकिन जो क्रोमियम है वो इन इटसेल्फ इतना एक्सपेंसिव है कि हम पूरे जो चीज है उसको क्रोमियम की नहीं बना सकते। सस्ते मेटल की चीज बना के उसके ऊपर हम डिपॉजिट कर देते हैं क्रोमियम ताकि वो शाइनी दिखाई दे। ऐसी ज्वेलरी के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, गोल्ड, सिल्वर, जो बहुत एक्सपेंसिव है। किसी और चीज की ज्वेलरी बना के उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर लगा दी जाती है गोल्ड सिल्वर की, जो सस्ते ऑर्नामेंट्स होते हैं। ऐसे ही जो टिन के कैन्स होते हैं जिसमें खाना स्टोर किया जाता है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टिन की, मतलब आयरन के बने होते हैं लेकिन टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, क्योंकि जो टिन है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से। आयरन को तो रस्ट लग जाती है, तो जो खाना है वो डायरेक्टली आयरन के टच में नहीं आता। दोनों साइड टिन की प्लेटिंग की जाती है। आयरन के हम ब्रिजेस बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, क्योंकि आयरन के अंदर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो करोड भी हो जाता है, उसके अंदर रस्ट भी लग जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं ताकि उसे कोरोजन से बचाया जा सके। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती हैं जब ये डिस्पोज करती हैं, फेंकती हैं वो कंडक्टिंग सोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये एक पोल्यूटिंग वेस्ट है, ये अच्छा वेस्ट नहीं होता।
इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरीका बताया गया है जिसको यूज करके आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो। ऐसे इन्वायरमेंट में मत फेंकना। अच्छा, जाने से पहले लास्ट फैक्ट आप लोगों को बताना था, वो ये है कि जो एलईडीज हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, वो आजकल बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, और बहुत सारी जगह पे यूज की जाती है। दिवाली में भी आजकल यूज की जाती है। इवन ट्रैफिक सिग्नल में एलईडी का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जो एलईडी है वो कम बिजली कंज्यूम करती है और उसकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो होती हैं। पर एलईडी ना थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो इसीलिए अभी हम CFL यूज कर रहे हैं। हाउएवर CFL के अंदर भी मरकरी होती है जो टॉक्सिक होता है। अगर CFL टूट जाए या खत्म हो जाए तो मरकरी को डील करना थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप को इस स्टेज पे लेकर आएगी कि जो एलईडी कॉस्टली है आज की डेट में, वो आने वाले टाइम में एक प्रेफर्ड लाइटनिंग का सोर्स बन जाएगा और सब उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने नई चीजें सीखी होंगी आज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।